भारतीय मानसून और भारतीय मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। सबसे पहले मानसून किसे कहते हैं, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत हमने कल जो डिस्कस किया था कि भारत के अंतर्गत किस प्रकार की मानसून पाई जाती है, तो भारत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है भारत के अंतर्गत पाई जाती है। अब इस उष्णकटिबंधीय जलवायु का अर्थ क्या होता है, ये हमने कल एक डायग्राम के माध्यम से समझा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच का स्थान होने के कारण इसे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। फिर भारत में यहाँ पर लिख रखा है कि मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण भी है मानसूनी है। अब मानसूनी क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे कारण है कि मानसून शब्द जो है वो अरबी वर्ड मौसम से हुआ है और इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पवनों की दिशा यानी विंड की जो डायरेक्शन है वह मौसम के अनुसार बदलती रहती है। तो जो हवाएं अपना दिशा बदलती है और उस क्षेत्र में जहां पर इस प्रकार की हवाएं दिशा बदलती है तो उसे हम मानसूनी क्षेत्र कहते हैं। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र न केवल भारत बल्कि भारत के आसपास के जितने भी जो क्षेत्र है जहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पाया जाता है वहां पर इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो और क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है, तो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों ही तरफ से हवाएं भारत के साथ प्रवेश करती है और इन हवाओं की जो दिशा है वह ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हमने कहा कि एक तो यहाँ पर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है, दूसरा भारत के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी मानसून चलता है और हर 6 महीने में यानी 6 महीने दक्षिणी पश्चिम मानसून रहेगा और 6 महीने यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मानसून रहेगा। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हम मौसम किसे कहेंगे और जलवायु किसे कहेंगे। अगर हम मौसम की बात करते हैं तो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष के अंतर्गत यानी एरिया भी हमने क्या कर दिया, एक सीमित कर दिया। यानी अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम के अंतर्गत हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत मौसम इस प्रकार का है और इसके साथ साथ हम राजस्थान के अंतर्गत हम कहेंगे तो अक्टूबर नवंबर में किस प्रकार का बारिश क्या किस प्रकार का मौसम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मौसम है वह सर्दियों के समय या फिर जनवरी फरवरी के अंतर्गत किस प्रकार से है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत सर्दियों का जो समय है वह अमूमन दिसंबर और जनवरी के अंदर रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हमेशा से ही ये सर्दी नहीं रहेगी बल्कि 2 या 3 महीने के बाद ये वापस ये बदल जाएगी और यहाँ पर गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं कि जलवायु क्या है, तो जलवायु के संदर्भ में हम पाते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यानी राजस्थान हो चाहे भारत हो वहां पर एक लंबी समय अवधि यानी लगभग 30-35 वर्ष में मौसम की विभिन्न जो अवस्थाएं पाई जाती है या मौसम के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी पाई जाती है विविधताएं पाई जाती है उसको हम जलवायु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम है वह एक अल्पकालिक यानी कुछ समय के साथ होने वाला एक मौसमिक या जलवायु के अंतर्गत या फिर हम कह सकते हैं कि हवाओं के अंदर बदलाव जो होता है उसको कहा जाता है। बल्कि लंबे समय तक जब इसी प्रकार की एक ही प्रकार की विशेषताएं वहां पर देखने को मिले तो हम उसे जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है जिस प्रकार से हमने कहा कि भारत की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है, उष्ण मानसूनी प्रकार की है। उष्ण क्यों है, क्योंकि यह कर्क और मकर रेखा के बीच की स्थिति के अंतर्गत है। और मानसूनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर 6 महीने के अंतर्गत मौसम जो है वह हवाएं जो है वह बदलती रहती हैं। तो हॉट एंड मानसून टाइप की जो मौसम है या जो जलवायु है वो यहाँ पर देखने को मिलता है।
लेकिन जो भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वह तो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन जो कर्क रेखा के ऊपर का भाग है वह क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है या उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत गिना जाता है। कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में दोनों ही प्रकार की, यानी उष्ण और उष्ण के साथ मानसूनी या फिर कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग के अंतर्गत शीतोष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत जो है, उस भारत का जो मानसून है वह किस प्रकार से प्रारंभ होता है। आप पाएंगे कि भारत में जो मानसून यानी जो बारिश की जो ऋतु स्टार्ट होती है वह स्टार्ट होती है ठीक गर्मियों के बाद। ऐसा कभी नहीं होता है कि सर्दियां खत्म हुई और सर्दियां खत्म होने के बाद वहां पर आपको मानसून या फिर बारिश का मौसम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका मुख्य जो कारण है वह क्या है वह हम देखेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत हमारे यहाँ पर कुछ वायुमंडलीय परिसंचरण यानी हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो सिस्टम है वहां पर कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जहां पर मानसून की जो हवाएं हैं वह इस दिशा की ओर चल उठती है। वह क्या परिवर्तन आता है तो इसको हम अब समझेंगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले पहली जो लाइन है उस लाइन को लाइन से देखते रहिएगा। और ग्रीष्म ऋतु का जैसे ही प्रारंभ होता है तो उस समय सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि अभी हमने 14 जनवरी के बाद हमने कहा कि मकर संक्रांति का प्रारंभ हुआ और जो सूर्य है वह उत्तर की तरफ बढ़ता है तो उसे हम उत्तरायण कहते हैं, और सूर्य वापस जब दक्षिण की तरफ जाता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। या फिर हम साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि सूर्य जब मकर रेखा को छोड़कर आपके कर्क रेखा की तरफ आता है तो उसे उत्तरायण कहेंगे, और इसी प्रकार से कर्क रेखा को छोड़कर जब मकर रेखा की तरफ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणायन कहेंगे। सूर्य के उत्तरायण का स्थिति जैसे ही होती है तो उस समय ITCZ, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी बेसिकली ये क्या है, यह एक प्रकार का लो प्रेशर बेल्ट है जहां पर न्यून वायुदाब देखने को मिलता है। और जैसे ही न्यून वायुदाब होता है वैसे ही उसका भी उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण प्रारंभ होने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे सूर्य की रोशनी उत्तरी भारत की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकता जाता है, क्योंकि ITCZ जो है वह सीधा जुड़ा हुआ है सूर्य के तापमान से। यानी सूर्य का तापमान जहां पर अधिक होगा वहां पर तेज गर्मी होगी, और तेज गर्मी होगी तो वहां पर आपके लो प्रेशर जनरेट होगा। और जहां कहीं पर भी प्रेशर जनरेट होता है यानी निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, वहां पर हाई प्रेशर की तरफ से हवाएं चलने लगती है। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि हम मई जून के अंतर्गत देखते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में उस समय निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, यानी ITCZ वहां पर क्रिएट हो जाता है। और इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम, यानी पश्चिमी जेट स्ट्रीम एक उच्च स्तरीय हवाएं होती हैं। यानी यह जेट स्ट्रीम वो हवाएं होती है जो सौर मंडल के पास चलती है, यानी जमीन से लगभग 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हवाएं चलती हैं, काफी स्पीड से चलती हैं, उन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो वे जो जेट स्ट्रीम्स हैं, वे जेट स्ट्रीम्स जब लो प्रेशर आपके उत्तरी भारत के अंतर्गत बनता है तो ये जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती हैं इसी ITCZ के कारण हिमालय के उत्तर में बहने लगती है। हिमालय के उत्तर की अगर बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह वह भाग है जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वह आपके पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप यानी जो पेनिनसुलर इंडिया है कि तापमान में धीरे धीरे तापमान बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे यहाँ पर तापमान बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और जहां जहां पर लो प्रेशर बनेगा वहां पर ITCZ क्रिएट होगा, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है वह वहां पर क्रिएट होगा। तो इस प्रकार से जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वह हिमालय के उत्तर में से विस्थापन के बाद भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। यानी वही जो पश्चिमी जेट की जो हवाएं जो पश्चिम की तरफ से यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही थी, वही हवाएं अब नीचे उतर कर
पूर्व की तरफ से बढ़ने लगती है और इस प्रकार से भारत में पूर्वी जेट प्रवाह, यानी जब भी हम जेट प्रवाह की बात करते हैं तो ये हवाएं हमेशा ऊपरी वायुमंडल के अंतर्गत, सोम मंडल के अंतर्गत तेज गति से हवाएं चलती। यानी पहले पाकिस्तान की तरफ से आसमान में तिब्बत की तरफ जो हवाएं चल रही थी, वही हवाएं अब तिब्बत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से चलने लगती हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऋतुओं के अनुसार यह हवाओं की दिशा बदलती रहती है और इसी को भारतीय मानसून के प्रस्फोट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। यानी इस प्रकार की स्थिति, यानी आईटीसी जेट का बढ़ना और जेट स्ट्रीम का हवाओं का चलना, ये वहां पर मानसून को अट्रैक्ट करता है, यानी दक्षिण की तरफ से जो हवाएं हैं उन हवाओं को वो अपनी ओर खींचता है। अब यहाँ पर तो हमने देख लिया कि इस समय भारत के अंतर्गत लो प्रेशर बन चुका है और लो प्रेशर अब भारत में उत्तरी भारत के अंतर्गत बन चुका है। अब कहीं न कहीं से हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ऐसी ही स्थिति अगर हम देखें तो पूर्वी जेट के प्रभाव से, यानी पूर्वी जेट के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर के अंतर्गत आपने मेडागास्कर द्वीप का नाम सुना होगा, जो कि अफ्रीका के ठीक नीचे की तरफ एक श्रीलंका की तरफ एक छोटा सा द्वीप है। तो वहां पर एक हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। तो हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वहां पर हाई प्रेशर है तो तापमान हमेशा से ही वहां पर आपको न्यून देखने को, सॉरी हाई टेम्परेचर आपको वहां पर लो देखने को मिलेगा, लेकिन वायुदाब वहां पर आपको उच्च देखने को मिलेगा। ऐसे स्थिति में उच्च वायुदाब जब मेडागास्कर के पास बन जाता है तो वहां से लो प्रेशर जो आपके भारत में उत्तरी भारत के अंतर्गत बन चुका है, उस दिशा की तरफ हवाएं तेज गति से चलने लगती हैं और इसी से हमारे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। यानी इस समय अगर हम देखें तो भारत में यहाँ पर लो प्रेशर बन चुका है। यानी अगर मैप के अंतर्गत इसको देखें तो आप पाएंगे कि जो भारत का सबसे उत्तरी भाग है वहां पर तो बन गया आपका लो प्रेशर, क्योंकि उस तरफ टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ रहा है और उसके कंपेयर में हाई प्रेशर जो बना है वह बना हुआ है अफ्रीका के पास। और ऐसी स्थिति में अफ्रीका के मेडागास्कर से भारत के उत्तरी भाग की तरफ हवाएं चलती रहती हैं और ये हवाएं चूंकि आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम से चलती है, इसलिए उसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये ITCZ क्या होता है। तो ITCZ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विषुवत रेखा पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। यानी हालांकि ये विषुवत वृत्त के ऊपर बताया गया है, लेकिन इस प्रकार का क्षेत्र कहीं पर भी बन सकता है। तो ITCZ एक प्रकार से निम्न वायुदाब का केंद्र है और यह निम्न वायुदाब का केंद्र तभी बनेगा, यानी अगर किसी स्थान का वायुदाब कम है, इसका मतलब वहां पर तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक है तो वहां पर वायुदाब निम्न होगा और इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे तो व्यापारिक पवनें मिलती हैं। तो अगर हम मैप को देखें तो मैप के अंतर्गत देखेंगे तो व्यापारिक पवनें जो होती हैं वह दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं और इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध के अंदर देखेंगे तो ये जो हवाएं होती हैं वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम इन हवाओं को अगर देखें तो ये हवाएं जैसे ही कह सकते हैं कि इस कर्क रेखा, सॉरी इस विषुवत रेखा को पार करेगी तो इनकी दिशाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में ITCZ यानी यह लो प्रेशर का जो बेल्ट है वो कहां पर क्रिएट हो रहा है, 20 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में, जो कि गंगा का मैदान यानी गंगटिक जो प्लेन है वहां पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो चुका है। क्यों क्रिएट हो चुका है? क्योंकि वहां पर तापमान बहुत अधिक है और ऐसी स्थिति में इसको मानसूनी गर्त कहते हैं। मानसूनी गर्त या मानसून डिप्रेशन कहते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर जहां कहीं पर भी लो प्रेशर बनता है वह गड्ढे के समान होता है जो चारों दिशाओं से हवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में जहां कहीं पर भी गड्ढा बनेगा, यानी गड्ढे बनने का अर्थ होता है कि जहां पर कहीं पर भी लो प्रेशर बनेगा वह
चारों दिशाओं से मानसूनी हवाओं को अपनी ओर खींचेगा। तो उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायु दाब, यानी यह ITCZ की बात कर रहा है, तो ITCZ जहां पर बन चुका है तो वहां पर सभी दिशाओं से हवाएं चलती हैं। और ऐसा ही होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है, यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, वे ट्रेड विंड्स 40 डिग्री से 60 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड्स है के बीच विषुवत रेखा को पार करती हैं। और जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती हैं, इन हवाओं की दिशा बदल जाती है। हवाओं की दिशा किस प्रकार से बदलती है, तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हवाएं जो होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो हवाएं चलती हैं वह हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत हमेशा जो हवाएं चलती हैं वह एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं थी वो बेसिकली चल तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी। अगर हम इसको देखें तो विषुवत रेखा के नीचे की तरफ ट्रेड विंड्स जो हैं वह इस प्रकार से चलती हैं, ये एरो की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है, और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत इसकी जो डायरेक्शन होती है वह जो होती है इस प्रकार से होती है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं इसको पार करेगी, इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगी, यानी 0 डिग्री को क्रॉस करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है वह चेंज हो जाएगी, और वह जो एंटी क्लॉक चलने वाली जो हवाएं थी वह क्लॉकवाइज चलने लग जाएगी। यानी यहाँ से जो हवाएं चलेगी तो ट्रेड विंड्स यहाँ पर इस दिशा में चलती है, यहाँ से जैसे ही पार करेगी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और भारत की तरफ इनकी जो डायरेक्शन है वह बढ़ जाएगी। अब यह किस प्रकार से बढ़ती है, इसको हम मैप के माध्यम से ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत एक बार पुनः देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉरिलिस प्रभाव के कारण जिस प्रकार से कहा गया है कि जैसे ही विषुवत रेखा को ये हवाएं पार करती हैं, कौन सी हवाएं, यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वह जब इस विषुवत रेखा को पार करती हैं तो पार करते ही इन हवाओं की दिशा बदल जाती है, क्योंकि कोरिलिस के प्रभाव के कारण ये क्लॉकवाइज चलनी प्रारंभ हो जाती है। जो हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लग जाती है, और यही दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से शीत ऋतु जब आती है तो शीत ऋतु के अंदर हम बात करें तो सर्दियों के समय ये स्थिति ITCZ दक्षिण की ओर सरक जाता है। यहाँ कर इसका अर्थ ये हुआ, अब दक्षिण और की ओर सरक जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि ITCZ सीधा संबंधित होता है तापमान से, और तापमान जहां कहीं पर भी कम या ज्यादा होगा तो वहां पर ITCZ कम और ज्यादा होता रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि ITCZ जो है वह सीधा संबंधित होता है टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर जिस प्रकार से अगर कम यानी मकर रेखा की तरफ अगर बढ़ जाता है तो वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा, और ऐसी स्थिति में वह दक्षिण की तरफ सरक जाएगा। तो इसी प्रकार से जो दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं चलती थी वह उत्तर पूर्व हो जाती है, और इसी प्रकार से हर 6 महीने में यहाँ पर मौसम बदलता रहता है। पहले तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, सुनिएगा अच्छी तरीके से, कि अगर टेम्परेचर जिस दिशा में लो है वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पर टेम्परेचर अधिक है लो प्रेशर, और जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर बनेगा हाई प्रेशर। तो ऐसी स्थिति कहां पर बनती है, तो हाई प्रेशर इस समय बनता है दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत, और लो प्रेशर बना हुआ है भारत के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में यानी गर्मियों के समय में, यानी जहां कहीं पर अब लो प्रेशर कहां बनेगा, जहां पर गर्मी अधिक रहेगी। तो ITCZ कहां बना हुआ है, ये तय करता है कि हवाएं जो है वह किस दिशा के अंतर्गत जाएगी। अगर ITCZ जो है वह आपके भारत की तरफ उत्तर भारत के अंदर बना हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय यहाँ पर उत्तर भारत में तेज गर्मी है। और जैसे कि सर्दियों के अंदर अगर हम बात करें तो सूर्य जो होता है वह मकर रेखा पर होता है, यानी वह
दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहां पर ITCZ जो है वह दक्षिण की तरफ बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में उत्तर की तरफ, जैसे कि अगर हम मकर रेखा पर बात करें तो मकर रेखा पर सूर्य रहता है लगभग दिसंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में रहती है सर्दियां, और सर्दियां अधिक होने के कारण वहां पर बनेगा हाई प्रेशर, और उस समय मकर रेखा वाले क्षेत्रों में रहेगा लो प्रेशर, यानी मकर रेखा निकलती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि भारत में यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ हवाएं कब चलती है? सर्दियों के समय में। और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत से या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो हवाएं चलती है वह चलती है गर्मियों के समय में। तो इस प्रकार से मौसम लगातार बदलता रहता है।